नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आरजेएस मुख्य परीक्षा के पर्पज से ये क्लासें हम शुरू कर रहे हैं कि हमें आरजेएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी, ठीक है। आरजेएस मेंस के लिए डायरेक्ट हिंदी का खुला हुआ दिख रहा है, मैंने इंग्लिश भी रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने वर्ड्स इंग्लिश में मैक्सिमम यूज करूंगा, समझाना हिंदी में होगा पर शब्द सारे इंग्लिश के मैं यूज करूंगा ताकि दोनों पक्षों का बराबर मेंटेन हो सके। अगर मैंने 50 सेक्शंस हिंदी में पढ़ाए 1.5 घंटे और उसको वापस इंग्लिश में पढ़ाने गया तो 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी और कोर्स कवर होना मुश्किल हो जाएगा। तो शब्द इंग्लिश के यूज करूंगा मैक्सिमम और पढ़ाऊंगा समझाऊंगा हिंदी में। आप एडजस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि घर में भी आप जब रोटी मांगते हैं घर से तो घर वालों को यही बोलते होंगे कि वेजिटेबल क्या बनी है, ना ऐसा तो नहीं बोलते होंगे कि क्या बनी को भी इंग्लिश में बोलना है कि आज क्या वेजिटेबल बनी है। तो आप थोड़ा इंग्लिश के शब्द हिंदी के शब्द के साथ सामंजस्य बिठा लेंगे। मुख्य परीक्षा आरजेएस में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इसका नेचर समझना बहुत जरूरी होता है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का चयन कर रहा है और हाई कोर्ट उसकी मुख्य परीक्षा का जब भी पेपर बनाएगा तो उन्हीं चीजों को पेपर में इंक्लूड करेगा ज्यादा से ज्यादा जो आरजेएस के वर्किंग से रिलेटेड हो। अब अगर पेपर आरजेएस के लिए तैयार किया जा रहा है तो उसमें आप देखो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित प्रोविजन नहीं पूछे जाते। आप कभी देखना 106 से 124 तक सीआरपीसी के सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, वापस 129 से लेकर 148 तक नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कार्य है, उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं। तो सीधा सीधा बात है कि जिन चीजों के साथ मजिस्ट्रेट डील करता है, जिन चीजों को मजिस्ट्रेट की नॉलेज होनी चाहिए, वही आपके मुख्य परीक्षा के पर्पज से सिलेबस का पार्ट होगा और वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। अपवादिक रूप से भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मिसलेनियस पार्ट से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया हो। तो एज ए सिविल जज या एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपको किन किन चीजों को डील करना पड़ेगा, वही आपकी मुख्य परीक्षा का पर्पज होगा। मैंने 2-3 दिन पहले जब रणनीति में शेयर कर रहा था वहां मैंने आपको बता दिया था कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, हमारा नजरिया क्या होगा पढ़ने का। लॉ फील्ड में पढ़ने के लिए मैं बता देता हूं कि जब सिविल क्रिमिनल पढ़ रहे होंगे सेक्शनों पे जाऊंगा, चुनिंदा सेक्शंस पढ़ूंगा, उनको समझाऊंगा और वहां से पॉइंट बताऊंगा कि इस जगह से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा पर डे 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे पेश करूंगा जिन क्वेश्चन के आंसर्स आपको तैयार करने हैं। अगर आपके पास प्रॉपर आंसर तैयार नहीं हो पाते तो हम भी उसके आंसर तैयार करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। 500 क्वेश्चन 100 दिन के अंदर, हर दिन 5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे प्रीपेड क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में से जो 23 क्वेश्चन मेंस में होंगे, 12-13 से लेकर 14-15 तक या 10 से 15 के बीच के लेवल आप सेट कर लो। डायरेक्ट आपके प्रीपेड क्वेश्चन बैठेंगे और आप आधा पेपर पहले से याद होगा तो आप टाइम बचा के पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे प्रीपेड क्वेश्चन क्यों बनाए गए हैं कि उससे आपका टाइम बचेगा। पहले से जो आंसर तैयार होगा डायरेक्ट आप उसको रट्टा मार के जाएंगे और लिखेंगे वहां। ये हमारा प्रीपेड क्वेश्चन का पर्पज है। पोस्ट पेड जिस चीज पर बात कर रहे थे वो आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं वहां से बताऊंगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से संबंधित है, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन इस मिसलेनियस पार्ट से पूछ लिया जाए, तो आप ये सेक्शन तो आप देख कर ही जाएं, इसको रीड आउट करके जाएं। उसको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, एक बार रीड आउट कर लिया तो हम सिंपली वहां जवाब लिख सकते हैं नॉर्मल। तो हमारा प्रीपेड पोस्ट पेड दोनों कवर होता चलेगा। तीसरा कंसेप्ट, कुछ सेक्शन जो कंसेप्ट पर आधारित है वहां कंसेप्ट की बात करेंगे कि यहां से कोई कंसेप्चुअल या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ सकता है या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और उसी को वही समझा देंगे, या तो ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा, जैसा भी होगा। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। अब मैं सीआरपीसी की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। आज बुधवार है, भगवान गणेश जी को याद करके आगे बढ़ते हैं। कि जिन लोगों को लगता है कि भगवान का कोई रोल नहीं है तो भगवान अपना रोल समय पे महसूस कराते रहते हैं। कई लोगों को नहीं लगता था आज से 3-4 महीने पहले, अब वो कहते हैं कि वाकई में भगवान का बड़ा रोल होता है, ठीक है।
तो आप समझिए। अब शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 कोई काम का नहीं, सेक्शन 2 से कुछ अंतर आएंगे या डेफिनेशन क्लोज आएगा। जैसे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। तो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में 4-5 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में, वहां आपको 3-3, 4-4 इनमें डिफरेंस लिखना होता है। मोस्ट ऑफ द जिन गाइडों से आप जुड़े हो गए, हिंदी मीडियम में तो कोई स्पेशल गाइड नहीं चलती, पर इंग्लिश मीडियम में जितनी भी गाइडें चलती है, सभी गाइडों में दोनों में अंतर दे रखे हैं। अगर फिर भी किसी को अंतर उपलब्ध नहीं है, देन मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको फोटो खींच के ग्रुप में, मेंस के ग्रुप में वो अंतर अवेलेबल करा दूंगा कि आप इनको डायरेक्ट रख लीजिए। जैसे आप जमानती बेलेबल ऑफेंस की बात करेंगे तो इनका नेचर कम सीरियस नेचर का होता है, और आप नॉन बेलेबल की बात करेंगे तो ये बहुत सीरियस नेचर के या ग्रीवियस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। दूसरा, बेलेबल ऑफेंस में जो अभियुक्त होता है, ठीक है, वो एज ए राइट बेल की डिमांड कर सकता है। नॉन बेलेबल में न्यायालय के डिस्क्रेशन पे है कि वो चाहे तो बेल दे, चाहे तो नहीं दे, आप एज ए राइट बेल को डिमांड नहीं कर सकते। बेलेबल ऑफेंस में 436 के अंतर्गत वहां के जो प्रोविजंस है उसके अनुसार बेल दी जाती है। नॉन बेलेबल के मामलों में 437 के अनुसार बेल दी जाती है। बेलेबल ऑफेंस में केवल आप बॉन्ड ले सकते हो, किसी प्रकार की कंडीशन उस पर बेल देते समय इंपोज नहीं कर सकते। पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437 का सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आप किसी न किसी कंडीशनल बेल दे सकते हो, कोई भी कंडीशन उस पर इंपोज कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे इंग्लिश के वर्ड्स कमजोर हैं, देखो मैं आपको क्लियर करता हूं कि मेरा सरकारी स्कूल से पूरा एजुकेशन हुआ, चाहे 1 to 12 हो, चाहे BSc की हो, चाहे मेरा LLB हो, चाहे बाकी बाद की डिग्रियां LLM हो, जो भी चीजें मैंने कंप्लीट की सारी मेरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रही है। आप हो सकता है कोई 10 लाख रुपए LLB की फीस रही हो, किसी की 15 लाख, किसी की 5 लाख, किसी ने RU से की है 2-2.5-3 लाख पर सेमेस्टर, जो भी 45-50, जो भी आपका सिस्टम रहा आपका हो सकता है। तो कोई शब्द है, हो सकता है कि वो गलत हो जाए, आप आपके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं इसी मैनर में पढ़ाऊंगा कि वर्ड जितने भी हैं उनको इंग्लिश में बोलूंगा, समझाऊंगा हिंदी में। ठीक है, फिर भी अगर किसी को अनकंफर्टेबल है मुझे बता दें, मैं और वैकल्पिक व्यवस्था कर दूंगा कि मेरी जगह दूसरा एक व्यक्ति भी क्लास ले सकता है, वैसी भी आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। बेलेबल ऑफेंस में एक और प्रोविजन है कि अगर आप 7 दिन के अंदर बेल बॉन्ड पेश करने में असमर्थ रहे हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको इंडिजेंट पर्सन मानकर खुद के ही बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है। जबकि नॉन बेलेबल में इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया। हिंदी में आप ये अंतर लिख सकते हैं, बाकी आपको अगर अवेलेबल ना हो मुझे बता देना। तो पहला क्वेश्चन बनता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अंतर। ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल में। दूसरा, आरोप को हम पढ़ेंगे जब आरोप के सेक्शन पढ़ेंगे, पर आरोप की परिभाषा है कि जब आरोप के एक से ज्यादा हेड हो तो कोई भी हेड आरोप हो सकता है। जैसे एक ही अपराध के, एक ही जो कोई मामला होता है उसके अंदर कई सारे अपराध होते हैं। जैसे मैंने पहले किसी को रोका, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद मैं वहां से भाग रहा था, भागते हुए मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की, मैं उसको गोली मार के चला गया, फिर मैं अपनी कार लेके गया, मैंने रास्ते में एक एक्सीडेंट और कर दिया। तो एक ही मामले के अंदर, एक ही प्रोसेस के अंदर, जिसको रेफ जेफ्ट के संबोधित करते हैं, मैंने 2-3 ऑफेंस कर दिए। तो जब आप मेरे पे चार्ज फ्रेमिंग करेंगे तो आप अलग अलग सेक्शन के अंदर करेंगे। तो ये कह रहा है कि जब चार्ज के अंदर एक से अलग अगर हेड हैं तो कोई भी हेड चार्ज हो सकता है। तो जब आप आरोप से संबंधित सेक्शन पढ़ रहे होंगे CRPC में, उस समय ये डेफिनेशन आप रेफर करके शुरू करें, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता लगे कि चार्ज है क्या और इसकी परिभाषा कहां बता रहे। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है, दोनों में अंतर की बात कर रहा है। आपको आपकी गाइड में अंतर मिल जाएंगे। मैं कुछ बोल के बता देता हूं कि कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता।
नॉन कॉग्निजेबल में बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल में एफआईआर दर्ज की जाती है एसएचओ के द्वारा, नॉन कॉग्निजेबल में आपको मजिस्ट्रेट के पास जाके परिवाद कराना होता है। हालांकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी पुलिस स्टेशन में एक दर्ज करवानी होती है आपको कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो डायरी रखी होती है उसमें उसकी कंप्लेंट को दर्ज करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए बोल दिया जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वही इन्वेस्टिगेशन करता है, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। कॉग्निजेबल ऑफेंस का नेचर आप देखेंगे तो बहुत ही सीरियस किस्म के ऑफेंस आते हैं, नॉन कॉग्निजेबल में कम सीरियस किस्म के या सिविल नेचर के ऑफेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कुछ 4 अंतर, आप 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 4 अंतर लिख के आए, 4 डिफरेंस दोनों में लिख के आए। सीआरपीसी में लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 5 वहां पर अंतर देते हैं कि किसी 3 में के बीच में अंतर कर दे, और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 4 डिफरेंस आप लिख के आए, ठीक है। उसके बाद परिवाद, परिवाद को हम सेक्शन 200 में जब डील करेंगे तो ये डेफिनेशन लिखे क्या होता है परिवाद, कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आपने या तो वर्बली या रिटर्न में कोई स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि कोई पर्सन जो नॉन हो या अननोन है उसने कोई ऑफेंस किया है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई करने की दृष्टि से कि मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले, आपने कोई वर्बल या रिटर्न में उसको स्टेटमेंट दिया जिसमें किसी पर्सन जो नॉन हो या अननोन हो उसके द्वारा कोई ऑफेंस करने की इंफॉर्मेशन दी है, वो कंप्लेंट हो जाएगी और इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पर किसी मामला था जो कॉग्निजेबल था और उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि अपराध तो नॉन कॉग्निजेबल है और वहां उसने जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की उसी को परिवाद मान लिया जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। तो स्पष्टीकरण से कोई मामला प्रॉब्लम बना के पेश किया जा सकता है। आप अपराध देख लो कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध है तो, और उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसको लगता है नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो चार्जशीट फाइल की जाती है उसी को कंप्लेंट माना जाता है और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां से कोई खास बात पूछने लायक है नहीं। पर जब आप परिवाद पर संस्थित मामलों की बात करें तो आप डेफिनेशन क्लोज से बात को शुरुआत करें। ठीक है, हाई कोर्ट की परिभाषा नहीं पूछी जाती, ना पूछेंगे, भारत की परिभाषा नहीं पूछेंगे, पर जांच, अन्वेषण और विचारण तीनों एक के बाद एक प्रोसेस है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन किसका राइट है? पुलिस का राइट है। सेकंड प्रोसेस शुरू होता है इंक्वायरी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि क्या जो मामला उसके सामने पेश किया गया है उसके आधार पर मुझे कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में इंक्वायरी कर सकता है। तो जांच या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा की जाती है, बाय मजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट के द्वारा ऐसी इंक्वायरी की जाती है। तीसरा प्रोसेस कि इंक्वायरी के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, पर्याप्त मामला बनता हुआ पाया जा रहा है, देन ट्रायल शुरू होती है। कॉग्निजेंस लेते ही ट्रायल शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कहते हैं कि ट्रायल जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है वहां से ट्रायल शुरू होती है, पर आप जैसे ही कॉग्निजेंस लेते हैं, चार्जशीट फाइल होती है, वहीं से यह मान लिया जाता है कि अब कॉग्निजेंस ले लिया, चार्जशीट में जो तथ्य आए उनके आधार पर वहीं से ट्रायल शुरू हो जाती है। ट्रायल किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, या कोर्ट के द्वारा। मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों में से कोई भी ट्रायल कर सकते। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीनों के बीच में डिफरेंस बताइए।
दो दो तीन तीन डिफरेंस अगर आपको आते हैं ठीक है, अदरवाइज में जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा, या फिर आप जब इन्वेस्टिगेशन की यहां परिभाषा पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है या तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट से भिन्न, मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज किया गया, एनी पर्सन अथोराइज बाय मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो दो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फर्स्ट पुलिस ऑफिसर, दूसरा एनी पर्सन अथोराइज बाय मजिस्ट्रेट, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जांच केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय और विचारण मजिस्ट्रेट और कोर्ट न्यायालय के दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन जांच और विचारण के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना ही इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि जो जांच और विचारण में जो एविडेंस चाहिए होगा उसका कलेक्शन करने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। दूसरी बात, जांच का यह उद्देश्य है कि क्या व्यक्ति के विरुद्ध कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या व्यक्ति के अगेंस्ट जो फैक्ट आए हैं उस फैक्ट के आधार पर यह दोषी हो सकता है अगर वो प्रूफ हो जाते हैं, या फिर यह व्यक्ति उस फैक्ट के आधार पर भी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी निर्दोष है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है इंक्वायरी। थर्ड, ट्रायल। तो ट्रायल अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस के आधार पे ये चीज डिसाइड करना कि क्या वह कन्विक्ट किया जाना चाहिए या उसको एक्विटल किया जाना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस। तो अभियुक्त को के दोषिता या निर्दोषिता का जो निर्धारण करना है वो पूरा प्रोसेस ट्रायल कहलाता है। तो ट्रायल का पर्पस समझ आ गया, जांच का पर्पस समझ आ गया और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस समझ में आ गया। इन्वेस्टिगेशन पर जितने भी आप एविडेंस लेंगे उन व्यक्तियों को कभी भी ओथ नहीं दिलवाई जाती, जबकि आप ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर ओथ दिलवाते हैं किसी भी व्यक्ति का एविडेंस लेते हुए या उसका जो भी स्टेटमेंट ले रहे हैं उस स्टेज पे। ऐसे आप 3-4 अंतर लिख सकते हैं, नॉर्मल चीज है, आप आराम से लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लेवल पे आप इजीली समझ पाएंगे। जो लोग प्री पास करके आए, बहुत अच्छी लेवल के आप तैयारी कर रहे हैं और जिस हिसाब का इस बार का पेपर था वाकई में आपने आपकी काबिलियत को साबित किया। ठीक है, रटने वाले व्यक्तियों के लिए यह पेपर बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। अपराध अफेंस का प्रकार क्या हो सकता है, अफेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? तो अफेंस अगर बेल के प्रयोजन से देखो तो 2 हो जाएंगे जिनमें हमने अंतर किया था, बेलेबल, नॉन बेलेबल। अगर आप इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट करने के पर्पज से देखो तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे। ट्रायल के पर्पज से देखो तो समन मामला, वारंट मामला, ठीक है, सेशन मामला, या समन या वारंट मामला ही देख लो क्योंकि वारंट मामला ही सेशन डील करता है। तो सीधी सी बात है कि अलग अलग पर्पज के आधार पर अफेंस कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। क्या हर मामले में ट्रायल होना जरूरी है? कोई ऐसा मामला जो बिना ट्रायल के भी डिस्पोज हो जाता है क्या कहीं जहां बिना ट्रायल के भी मामला डिस्पोज हो जाता है? हो सकता है। जैसे एक मैं चर्चा करता हूं, 2-4 चीजों पे नॉर्मल चर्चा करता हूं। ये देखो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन बनाए ना बनाए पर ये चीजें बेसिक को सुधारेगी, और बेसिक को सुधारेगी तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और जो चीजें आपको चाहे तो आप जब जजमेंट सिखा रहा होगा वहां ये चीजें काम आती है। जैसे कब कोई मामला बिना ट्रायल के डिस्पोज हो जाता है कि अगर लिमिटेशन ही खत्म होगी तो वो मामला प्राइमा फेसी, जैसे आपने सबमिट किया लिमिटेशन, अगर 468 में कॉग्निजेंस लेने की लिमिटेशन निकल गई, बिना ट्रायल के मामला डिसमिस हो गया। या आप प्ली बार्गेनिंग में चले जाओ, चैप्टर 21 है, अभिवाक सौदेबाजी हिंदी में बोला जाता है, चैप्टर 21 है, प्ली बार्गेनिंग में बिना ट्रायल के मामला खत्म हो जाता है। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या है? आप एविडेंस लेंगे, एविडेंस के आधार पर देखेंगे कि क्या एक्विटल है या कन्विक्ट किया जाना चाहिए या एक्विटल होना चाहिए। ठीक है, कन्विक्शन एक्विटल दोनों में से एक चीज चूज करनी है। किसके आधार पे? एविडेंस के इवैल्यूएशन के आधार। तो यहां पर प्ली बार्गेनिंग पूरा ट्रायल को साइडलाइन कर देती है। अगर आपने 321 के अंतर्गत जो प्रोसिक्यूशन है उसको वापस ले लिया, वहां पर पीओ लेता है, पीओ क्या पीपी लेता है,
प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोला था मैंने, पीपी लेता है, केस को वापस ले लेता है। तो अगर आपने प्रोसिक्यूशन वापस ले लिया 321 में बिना ट्रायल के, मामला डिस्पोज ऑफ हो गया। 256 ले लो, 257 ले लो, 394 ले लो कि अभियुक्त कार्रवाई शुरू होते ही मर गया, ट्रायल शुरू होते ही उस स्टेज पे अभियुक्त मर गया, तो 394 में वाद का उपशमन हो जाएगा। 306 307 में बिना ट्रायल के ही अगर किसी को पार्डन दे दिया गया, बिना ट्रायल के मामला डिस्पोज ऑफ। तो एक आप लिफ्ट तैयार कर सकते हैं, या आप कंपाउंडेबल अफेंस 320 में वहां पे बिना ट्रायल के दोनों पक्ष मिलकर मामले को कंपाउंड कर सकते हैं। तो कहीं ऐसी जगह है जहां बिना ट्रायल के ही मामला डिस्पोज होता है। आपको एक छोटी सी लिफ्ट याद है, तो इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या बिना ट्रायल के भी कोई मामला डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो आप जवाब दे सकते हैं, 2-3 चीजें बता दीजिए, इतने में वहां नया क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। आगे बढ़े, न्यायिक कार्रवाई नहीं पूछेगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, सॉरी करंट लग गया था मुझे एकदम से, तो मैं हाइपर हो गया। एक्चुअल्स में थोड़ा सा तार बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो कहीं पे हो सकता है कि टच हो गया और करंट आ गया हो। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, तो साक्ष्य एविडेंस लिया जाता है ओथ पर, उसको बोला जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी काम की नहीं। पर एक न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट बैठा होता है उसको अपनी लोकल ज्यूरिडिक्शन पता होना चाहिए। ये 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होगी, तो वह क्षेत्र जहां पर न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी जो पावर सीआरपीसी में उसको दी गई है, उस पावर का यूज जिस क्षेत्र पर करता है वो उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन होती है। या तो इसमें पूरा राज्य होगा, या राज्य का कोई भाग होगा, या राज्य सरकार जो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे वो उस मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है। जैसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी सब डिविजनल लेवल पर बैठा है, तो वो सब डिविजनल एरिया जो भी होगा वहां उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन होती है। बेसिक रूप से पुलिस स्टेशन के आधार पर डिसाइड की जाती है। जैसे एक पुलिस स्टेशन का लोकल एरिया राज्य सरकार डिसाइड करती है, एक मजिस्ट्रेट के अंतर में 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, वहां जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसको वो मजिस्ट्रेट के पास आएगी। तो जो पुलिस स्टेशन का लोकल एरिया होगा, उन जो 3 पुलिस स्टेशन है जो मजिस्ट्रेट के अंदर आ रहे हैं, वही मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिडिक्शन होगा, और वहां सभी प्रकार की पावर जो सीआरपीसी में उसको दी है वो लोकल ज्यूरिडिक्शन में अपनी यूज करता है। महानगर क्षेत्र किसी काम का नहीं है। कॉग्निजेबल अफेंस हमने सी में पढ़ा था, 2C में, और ये 2L में हम नॉन कॉग्निजेबल अफेंस पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर हमने कर लिया। अफेंस क्या होता है, कोई एक्ट हो सकता है या ओमिशन हो सकता है जिसको किसी भी लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, चाहे आईपीसी बनाए या अदर कोई भी स्पेशल लॉ है जिसके द्वारा उसको पनिशेबल बनाया गया है, वो होता है अफेंस। और पशु अत्याचार अधिनियम 8071 के अंतर्गत सेक्शन 20 में जो कंप्लेंट किया गया उसको भी ये मान के चले कि वह भी अफेंस ही होगा। पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी स्थान कोई काम का नहीं। प्लीडर पूछा नहीं जाता, नॉर्मल पता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी विधि के अधीन अगर विधि व्यवसाय लीगल बिजनेस करने के लिए अथोराइज है तो प्लीडर है। और प्लीडर की इस अधिनियम के अंतर्गत जो सीआरपीसी के अंतर्गत प्लीडर पर जो भी कार्य इंपोज किए गए उन कार्यों को डील करने के लिए उसको अथोराइज किया, वो सभी करेगा। पर न्यायालय किसी व्यक्ति को भी प्लीडर के रूप में न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए परमिशन देता है तो वो व्यक्ति भी न्यायालय की तरफ से नियुक्त किया गया प्लीडर माना जाएगा। किसी काम का नहीं है, मैंने एक बार रीड कर दिया, इग्नोर नहीं मारना है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट यहां जरूरी नहीं है क्योंकि हम 173 में इसको पढ़ेंगे कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जिसको हम चार्जशीट कहकर संबोधित करते हैं अगर अपराध बनता हुआ पाया जाता है। पुलिस थाना कोई काम की चीज नहीं है, पीपी कोई काम की चीज नहीं है, इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे पीपी को हम सेक्शन 24 में डील करेंगे, ठीक है। समन मामला वारंट मामला दोनों के बीच के अंतर हैं। सिंपल सी बात है, समन मामला ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, और वारंट मामला डेथ, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट और मोर देन 2 इयर्स के जो पनिशमेंट से पनिशेबल अफेंस है वो वारंट केसेज होंगे। और
तो 2 ईयर या 2 से कम वाले जो बच जाते हैं, लेस देन 2 या 2 ईयर तक, वो समन मामले हो जाते। तो यहां सीधा सा समन और वारंट मामला में बेसिक 2-2, 3-3 अंतर लिख लें। अगर नहीं हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये चीज हमारे पास नहीं मिली। पर कई बच्चों की आदत होती है कि डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सर नहीं मिली, मतलब आप प्रयास भी नहीं करते। आपने आधे घंटे प्रयास किया, आपने यूट्यूब पे देखा, आपने कहीं सर्च किया, आपने बुक्स चेक करी, नहीं मिला, देन आप मांग लेंगे। अगर आप डायरेक्ट ये सोचते बना बनाया पका पकाया मिल जाए, मैं अवेलेबल करा दूंगा, पर इससे आपकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और आप जैसा विधि में पढ़ते हैं कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी पर अमीर नहीं हो सकते, है ना, कि किसी दूसरे के कमाए हुए धन के आधार पर किसी को अमीर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। भगवान भी यही कहता है कि आप पूर्ण रूप से दूसरे की मेहनत के आधार पर अगर आरजेएस बनना चाहते हैं तो आपको आरजेएस बनने नहीं दिया जाएगा। भगवान 1-2 नंबर से रोक देता है। अभी आज जब मैं किसी कुछ बच्चे थे जिनको मैं इसके ग्रुप में ऐड नहीं किया, उनके नंबर कम थे, उनसे बात कर रहा था, वो कहीं स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर हमें ऐड कीजिए। तो उन्होंने एपीओ को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा, मैं आपको चर्चा करता हूँ, 1 मिनट खराब होगा आपका, हालांकि मुझे पता है उसका बहुत वैल्यू आपके लिए, फिर भी बता देता हूँ। तो एपीओ को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर कि सीआरपीसी के पीछे का आप शेड्यूल याद करने की कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए अपराध बेलेबल है या कॉग्निजेबल है या किसके द्वारा ट्रायबल, इसको कैसे याद करें। तो मैं कह रहा था कि कुछ सेशन वाले कम अपराध हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास के कम अपराध हैं, बाकी जो बत्ते हैं उनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास के अपराध आ जाते हैं। और वहां से मैं सीजेएम का नाम लेना भूल गया कि कुछ अपराध सीजेएम द्वारा भी ट्रायबल है। तो एक व्यक्ति वहां से बोला कि सर पढ़ाने आ जाते हो, आपको नॉलेज तो है, न्यूट उठ के चले आते हो, आपको पता ही नहीं है कि सीजेएम द्वारा भी ट्रायबल होता। मैंने कहा ठीक है, आप ये बात बोल सकते थे कि सर आप सीजेएम द्वारा भी ट्रायबल है, आपने ये नहीं बताया। और निश्चित रूप से कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप शेड्यूल याद कीजिए सीआरपीसी के पीछे की जाके, क्योंकि आप एपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पता होगा कि उस शेड्यूल में किसके द्वारा कौन सा अपराध ट्रायबल है। और मेरे मुंह से अगर सीजेएम का नाम नहीं निकला तो आपका कहने का लेजा एक बेटर हो सकता है कि सर सीजेएम के द्वारा ट्रायबल। आप ये कह रहे हो कि आप पढ़ाने आ जाते हो मुंह उठा के, आपको इतना ही पता नहीं है ये, तो इसको बहुत प्रेम से भी बोला जा सकता है सर सीजेएम द्वारा भी ट्रायबल। और फिर वो मेरे को कह रहा सर मैंने 2 मेम दे लिए, मेरे निकल नहीं रहे। मैंने कहा आपका निकलेगा कैसे, अब मैंने उसको बोला तो नहीं, मैं मन में सोच रहा था कि कर्म हिट करते हैं। आप समझिए कि अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेहनत नहीं करोगे, सब कुछ अगर बना बनाया पाओगे तो वहां लिख के आ जाओ, जब कॉपी चेक होगी तो भगवान कहेगा मैं दूसरे की मेहनत पे तुझे आरजेएफ नहीं बनने दूंगा। तूने खुद ने कुछ मेहनत ही नहीं की, तूने एक चीज भी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं की, तू सोच रहा है सब कुछ मैं दूसरे की मेहनत का किए हुए के दम पे पास कर लूं। आप 40-50% प्रयास करिए, 40-50% के लिए दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहिए, जिस संस्था से आप जुड़े, जहां फीस पे कर रहे हैं वहां डिपेंड रहिए निश्चित रूप से। पर आप सोचे कि 100% ही मैं तो इसका कट कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आपको भगवान रिजल्ट नहीं देता। मैंने उसी को कहा कि आप टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति है, हो सकता है कि कोई टीचर कोई बात बोलने में चूक गया हो, आप उसको इस लहजे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ाने का मैनर्स नहीं है, आपको नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, उठ उठ के चले आते हैं। रीजन क्या है कि मैंने उसको मेंस के ग्रुप में जोड़ने से को अलाउ नहीं किया, 60 नंबर थे तो नहीं किया होगा अलाउ, मेरी टीम ने अलाउ नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं का गुस्सा था जो वो बात में निकाल रहा था। और उसने कहा कि सर मैंने 2 बार मेंस दिया, नहीं निकल पाया सर, मुझे कुछ तरीके बताओ ऐसे से रिलेटेड। मैंने उसको 15 मिनट समझाया बुझाया, आराम से मैंने सारी चीजें बहुत प्यार से बताई। पर मैं जाते वक्त सोच रहा था कि जब आप इस तरह का कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आप जब किसी का टीचर का ही सम्मान नहीं कर रहे हो जिसके पास आप सीखना चाहते हो। मेरे से तो बदतमीजी के बोलने के बाद में मैंने 15 मिनट उसको अपनी जो नॉलेज मेरे पास थी बेस्ट अपनी तरफ से देने का प्रयास किया। तो चीजें वही है कि आपके कर्म हिट करेंगे। अगर आपने के कर्म बुरे हैं तो हो सकता है कि आपने कितनी मेहनत की, 1-8 नंबर से आप रुक जाएंगे। कर्माच ऑलवेज हिट, इस चीज को ध्यान रखना। आप किसी के प्रति वेमनस से रख के बैठे हैं, किसी के प्रति दुश्मनी रख के बैठे हैं कि इसको पास नहीं होने दूं मैं पास हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। आप साफ सुथरे दिल से तैयारी कीजिए, पढ़िए, जो चीज सामने वाला प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि इसी प्लेटफॉर्म से, जितने प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो नॉलेज दे रहे हैं सबसे लीजिए, बेटर है सब जगह से पढ़ के जज लगना है। बात की बात है कि आपको लगता है कि उसकी मेहनत पे लगे इसकी मेहनत पे लगे, वो आपका कार्य है, ठीक है। तो चीजें
थोड़ी सी मेहनत खुद के लेवल पे करना, मेहनत करने से आपको सीखने के लिए कुछ मिलता है। मैंने आपका 2-3 मिनट खराब कर दिए, बहुत फालतू की बात थी आपके लिए, कहेंगे ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया, पर इसलिए बताना जरूरी था कि कर्माज ऑलवेज हिट, कोई काम का नहीं है। सेक्शन 3 खत्म करते हैं। सेक्शन 3 के बाद आप 4 और 5 का एक मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेक्शन 4 और 5 का, कि सीआरपीसी के अधीन किन अपराधों का विचारण किया जाता है, क्या विशेष विधि के अधीन आने वाले अपराधों का विचारण भी सीआरपीसी के अधीन किया जा सकता है। तो आपको 3 और 4 का मिक्सअप से कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है, या प्रॉब्लम बना के दे दे कि इसका सीआरपीसी में विचारण के किया गया, कोई मजिस्ट्रेट से एक प्रॉब्लम बना के दे दी कि ये अफेंस था, जैसे मान लो पॉक्सो एक्ट का कोई अफेंस था और उसको ट्राइबल करवा दिया सीआरपीसी के अधीन, और पॉक्सो एक्ट में तो उसको जो पॉक्सो कोर्ट में तो ट्रायल नहीं करवाया और यहाँ पे ट्रायल करवा दिया और सेशन ने ट्रायल करके उसको कन्विक्ट कर दिया। आपसे पूछेगा इसकी लीगलिटी क्या है, तो आपको 4 और 5 पता होना चाहिए कि अगर कोई स्पेशल लॉ के अंतर्गत कोई कोर्ट बता रखा है, कोई ज्यूरिडिक्शन बता रखा है और उसके अनुसार उसका ट्रायल होना चाहिए और सीआरपीसी के अनुसार हो गया, तो आपको निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि ये जो भी ट्रायल हुआ है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो 4 और 5 का नॉर्मल समझने वाली बात यही है कि सीआरपीसी और अदर लॉ के अधीन जितने भी अफेंस है उनके लिए इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और सारी प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के अधीन ही रहते हुए की जाएगी। पर कहीं स्पेशल लॉ में कोई प्रोसीजर बता रखा है, कोई भी स्पेशल चीज बता रखी है, जैसे एक चाइल्ड का एविडेंस कैसे लिया जाएगा, अगर उसका कोई मैनर बता रखा है तो उस मैनर के अनुसार ही सीआरपीसी में एविडेंस लेंगे, बाकी सारी प्रक्रिया सीआरपीसी की फॉलो करेंगे। किसको यहां पर सेविंग क्लॉज में रखा गया है कि आप लोकल लॉज और स्पेशल लॉज के अधीन जितने भी अफेंस होंगे, या किसी को स्पेशल ज्यूरिडिक्शन दे रखा है, स्पेशल कोर्ट को पावर दे रखा है, या स्पेशल लॉ है उसके अधीन कोई प्रोसीजर बता रखा है, उसको सीआरपीसी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगी, प्रभावित नहीं करेगी। दंड न्यायालयों के वर्ग और कार्यालयों का गठन, इसका मजिस्ट्रेट से लेना देना कोई कार्य नहीं है। तो आप यहां से 6 से लेकर और सीधा सीधा चले जाइए सेक्शन 23 तक, कुछ नहीं पढ़ना। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 23 तक कुछ नहीं पढ़ना। कोर्ट क्यों स्टेब्लिश होते हैं, इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं। आप किसके अधीनस्थ है यह आपको पता होना चाहिए। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, किसके अधीनस्थ होगा, सीजेएम के अधीनस्थ होगा, सेशन के भी होगा, तो आपको किसके सबऑर्डिनेट है ये एक प्रोसीजर पता होना चाहिए। पूछेगा नहीं, जनरल नॉलेज के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप सेक्शन 6 से लेकर और आगे का सेक्शन 23 तक का पूरा प्रोसेस छोड़ दे, ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब सेक्शन 24 पर मैं बात करता हूं। सेक्शन 24 पीपी की बात करता है। अच्छा, एक मैंने सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट पर चर्चा नहीं की थी। मैं सीआरपीसी के 2-3 ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी भी आपने देखा किसी नई सीआरपीसी आ गई है, अमेंडमेंट होके क्या पूरी ही नई आ गई है, अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, पर चीजें वही है पुरानी थी जो सीआरपीसी की 20% नया पार्ट हो गया है। क्यों किया गया कि टाइमली और स्पीडी जस्टिस मिल जाए, कोई व्यक्ति एक लंबे प्रोसेस से ना गुजरे, जुडिशरी में जो पेंडेंसी है उसको निपटाया जाए। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन से लेकर एफआईआर दर्ज करने से लेकर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल से लेकर अपील वगैरह सबका प्रोसीजर बहुत फास्ट किया है ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके किसी व्यक्ति को। सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट क्या है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फेयर ट्रायल उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना सबसे पहला उद्देश्य सीआरपीसी का। आपको पता होगा 1973 से पहले जो डीएम होता था वही डीएम का काम करता था और वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करता था। तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अलग क्यों किया गया, सीआरपीसी को अलग क्यों बनाया गया, जैसा आर्टिकल 50 बताता है कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करना था, तो उसके पर्पज से किया गया। तो सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट यही था कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार फेयर ट्रायल किया जाए, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में होने वाले डिले को समाप्त किया जाए जितना जल्दी हो सके, स्पीडी जस्टिस
किया जाए। और एक प्रोसीजर इसलिए बनाया गया ताकि समाज का हर वर्ग को जस्टिस मिल सके, कोई भी जस्टिस से वंचित नहीं रहे। आप देखोगे कि हर वर्ग को, हर पक्ष को सुनने के लिए यहां पर बाध्य किया गया। मजिस्ट्रेट को कहा गया कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, आप दूसरे पक्ष को हर हाल में सुने। दूसरे पक्ष के पास अगर एडवोकेट नहीं है, आप 304 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको फ्री लीगल एड अवेलेबल करवाइए। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट है। पीपी कौन होता है क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पीपी का काम नहीं होता, फिर भी आप पीपी पढ़ के जाएं। क्या पढ़ के जाना है? 8 पॉइंट बना लीजिए। सबसे पहले हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग पीपी नियुक्त कर सकती है, 1 या 2। केंद्र सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, जो सेशन कोर्ट होता है, उसके लिए पीपी नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार भी 1 पीपी 1 सेशन कोर्ट के लिए नियुक्त कर सकती है। फिर पीपी बनेगा कौन? तो डीएम उसकी लिस्ट बनाएगा, पर सेशन जज से परामर्श करने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद एक पैनल बनाएगा। पर जहां पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक केडर चलता है, तो वहां पहले केडर को प्रीफरेंस देंगे। जैसे मैं आपको ये समझा देता हूं कि जैसे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक केडर चलता है, ये फर्स्ट नंबर पे आपको केडर को प्रीफरेंस देनी। केडर क्या होता है? जैसे आप एपीओ बन के जाते हैं, एपीओ के बाद आप प्रमोशन होता रहता है, तो वहां एक केडर तैयार हो जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का। तो जहां केडर चलता है वहां केडर से तैयार करें। केडर नहीं है तो डीएम ने जो पैनल बनाया है, किससे? सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद उस डीएम के पैनल से पीपी नियुक्त किया जाएगा। फिर पीपी की क्वालिफिकेशन पे चर्चा कर लें कि 7 साल का उसको एज एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसपीपी के लिए आप बात कर ले, जो स्पेशल पीपी होगा उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट अपनी पसंद का अगर कोई अधिवक्ता लगाना चाहते हैं तो वो पीपी के अंदर में ही काम करेगा। ठीक है, यहां पर देख पा रहे होंगे कि अपनी पसंद का अधिवक्ता लगाना चाहते हो तो पीपी के अंदर में वो कार्य करेगा। ये 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना नहीं है। अगर 3 नंबर का बनता है कि पीपी क्या होता है और पीपी कब केस विथड्रॉ कर सकता है, पहले पूछेगा पीपी किसे कहते हैं, और पीपी के साथ आपको पूछेगा कब केस विथड्रॉ कर सकता है, तो आपको 321 साथ में लिखना होगा। ठीक है, अब क्या डायरेक्ट कर सकता है, उसके पास पावर है या सरकार की परमिशन, जैसा भी वो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां से 321 को अटैच करेंगे साथ। ठीक है, एपीओ का मुख्य कार्य मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से वो एज एडवोकेट प्रेजेंस होता है। तो अब आपको एपीओ को बहुत अच्छे से देखना है, सेक्शन 25 को, कि एपीओ हो कौन सकता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी देख के जाना है, क्योंकि उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही दिन भर खड़े होना है, सरकार का पक्ष रखना है। तो एपीओ मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से संबंधित केस में एपीओ को अपॉइंट कर सकती है। तीसरा, कोई पुलिस अधिकारी एपीओ नियुक्त नहीं होगा अगर उसने उस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है और वो इंस्पेक्टर रैंक से बिलो रैंक का अधिकारी है, तो इन दोनों कंडीशन में उसको एपीओ नियुक्त नहीं किया जाएगा। अदरवाइज कोई पुलिस ऑफिसर को भी मजिस्ट्रेट किसी विशेष मामले में, जब एपीओ उपस्थित नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी एपीओ के रूप में काम करने के लिए अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एपीओ के रूप में कौन काम करेगा? सीधी सी बात, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम करवाती है, आरपीएससी एग्जाम ले रही है, राजस्थान में एपीओ की भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी नियुक्त वहां से सेलेक्टेड कैंडिडेट को। जबकि पीपी राजनीतिक नियुक्ति होती है, डीएम जो पैनल बनाता है वो राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं और वो उनको पीपी नियुक्त किया कर दिया जाता है, गवर्नमेंट जाते बदल जाते। एपीओ के लिए आप देख लेना विशेष रूप से ये दोनों चीजें याद रखना कि जिस व्यक्ति ने उस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है उसको एपीओ नियुक्त नहीं किया जा सकता डीएम के द्वारा। जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी है उसको भी एपीओ नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
अभियोजन निदेशालय हमारे किसी काम का नहीं है, एपीओ का डिपार्टमेंट होता है, तो एपीओ जाने उनका काम है, ठीक है, हमारे किसी प्रकार का काम नहीं। अब शुरू हो जाता है मजिस्ट्रेट की पावर, सेक्शन 26, कि किसी अपराध का ट्रायल कौन कर सकता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर एक अगर की क्वेश्चन बन के आता है कि किसी अपराध का ट्रायल किसके द्वारा किया जा सकता है, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। तो संज्ञान को और ट्रायल को एक साथ अटैच करके पूछे तो सेक्शन 26 और 190 को एक साथ अटैच करके हमें लिखना हो। तो सेक्शन 26 का इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है कि ये बताएगा कि आईपीसी में जितने भी अपराध हैं, कि आईपीसी के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं उनका ट्रायल कौन कर सकता है, या तो हाई कोर्ट करेगा, या सेशन कोर्ट करेगा, या फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी के पीछे दे रखा है उसमें जिस अपराध के सामने जो जिसके द्वारा वो ट्रायल बताया गया है उसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा। पर ध्यान रखें, रेप ऑफेंसेज के मामले मतलब सेक्शन 376 से रिलेटेड जो भी मामले हैं वहां हो सके वहां तक जुडिशियल ऑफिसर कोई वुमन होनी चाहिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में बैठेंगी बेंच पर, तो वो वुमन होनी चाहिए। इसीलिए जब पिछली 198 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी आई थी 2018 में, वहां 126 महिलाएं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सेलेक्ट हुई थी ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। दूसरा, अन्य विधि के अधीन कोई अपराध का विचारण, तो वहां पर कोई न्यायालय बता रखा है, जैसे किसी जगह बता रखा है कि 3 साल तक का अपराध है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर लेगा, 3 से 7 तक का है मतलब 3 साल तक का है तो कोई भी मजिस्ट्रेट कर लेगा, 3 से 7 तक का है तो फर्स्ट क्लास कर लेगा, सीजेएम कर लेगा, 7 से ज्यादा का है तो सेशन कर लेगा। ऐसा कहीं बता रखा है किसी स्पेशल लॉ में? तो उसके अनुसार अगर नहीं बता रखा तो प्रथम अनुसूची का पार्ट 2 आता है, वहां 3 अपराधों की एक लिस्ट दे रखी है कि अगर अपराध 3 से 7 वर्ष के बीच, अगर 3 से कम का है तो वहां पर किसके द्वारा ट्रायबल होगा, तो अगर 3 से कम का है तो वो होता है नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल। 3 साल से ज्यादा और 7 साल तक, 7 साल तक का मतलब 7 साल उसमें इंक्लूड है, तो 3 साल से ज्यादा और 7 साल तक में कॉग्निजेबल अफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल होगा। और कोई डेथ या 7 साल से अधिक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट से का पनिशमेंट है तो ऐसा अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और सेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन जज के द्वारा ट्रायबल होगा। समझ में आ गई सेक्शन 26 क्या कहना चाह रही है। सेक्शन 27 की किशोरों के मामलों में कौन ट्रायल करेगा? जो चाइल्ड है 18 वर्ष से कम उम्र का है, जिसको हम के लिए हमने जेजे एक्ट बना रखा है, तो उससे उसका मामला आता है तो उस किशोर के मामले में किसके पास ज्यूरिडिक्शन होगा? तो कोई अपराध है उसका विचारण जो मृत्यु मतलब डेथ पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय नहीं है और किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसकी एज 16 साल से कम है, तो या तो सीजेएम के द्वारा ट्राइबल होगा, फर्स्ट सीजेएम आ गया। दूसरा, चिल्ड्रन एक्ट 1960 में जो चिल्ड्रन कोर्ट बना हुआ उस चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा, या जेजे एक्ट में कोई अगर ये कह रहा है किशोर अपचारियों के अगर कोई चिल्ड्रन के द्वारा कोई अफेंस किया जाता है उसके लिए स्पेशल कोई एक्ट बना रखा है, जैसे आप जेजे एक्ट 2015 पढ़ते हैं तो वहां पर अगर कोई स्पेशल प्रोसेस बता रखा है तो उसके अनुसार उसका ट्रायल करेंगे। तो अभी आप सीडब्ल्यूसी पढ़ते हैं, जेजेबी पढ़ते हैं, जेजेबी क्या डील करता है कि कोई अगर चाइल्ड के द्वारा ऑफेंस किया जाता है तो उसको जेजेबी डील करता है और जेजेबी के पास भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है। तो 3 लोगों के द्वारा चिल्ड्रन के बारे में 18 साल के तक 16 साल यहां रेफर किया है, तो वहां 16 साल से कम उम्र के बच्चे के बारे में अपराध का ट्रायल 3 लोगों के द्वारा कर सकता है, सीजेएम, चिल्ड्रन कोर्ट या जेजे एक्ट के अधीन जो जेजेबी बना हुआ उसके द्वारा। यहां मजिस्ट्रेट की पावर की बात करेगा, किस मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है पूछा तो नहीं जाता, पर पावर आपको अच्छी तरह से पता होगी कि मुझे इसको
रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा मैं बताने। हाँ से इसको असिस्टेंट सेशन जज को देख लो कि ये डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकता, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकता, मोर देन 10 ईयर नहीं दे सकता, मोर देन 10 ईयर नहीं दे सकता, मतलब 10 ईयर और लेस देन 10 ईयर तक का ये दे सकता है। कौन? असिस्टेंट सेशन जज। पर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज वो तो डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, पर उसका हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन होना चाहिए डेथ पनिशमेंट का। बाकी वो विधि द्वारा प्राधिकृत, विधि द्वारा प्राधिकृत कौन से? आईपीसी में जो दंड बता रखे हैं कि ये दंड आप दे सकते हो। आईपीसी में दंडा मारना नहीं लिखा तो आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते 10 कोड़े मारिए, जैसा सऊदी अरबिया में होता है कि किसी के आंख फोड़ दी जाती है, किसी को 20 कोड़े 50 कोड़े मारने का ऑर्डर दिया जाता है। तो ऐसा ऑफेंस इंडिया में नहीं दे सकते। जो आईपीसी में बता रखे हैं कि इतने प्रकार के आप पनिशमेंट दे सकते हैं, वही पनिशमेंट दे सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है? सेशन जज, हाई कोर्ट, अपर सेशन जज, तीनों की सिमिलरिटी है, पर सेशन जज अपर सेशन जज ने डेथ पनिशमेंट दिया, हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन होगा। ठीक है, कहां कराते हैं कंफर्मेशन? है याद किसी को? आ गया होगा याद। 366 में करवाते हैं क्या? इतना ही होगा मेरे हिसाब से, 366 में ही करवाते होंगे। 366 में पेश करते हैं, फिर उसके बाद 368 में कंफर्मेशन हो जाता है ना, यही होगा। यहां आपकी पावर की बात कर रहा है कि जिस पोस्ट पे आप बैठ रहे हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट होगी। तो क्रिमिनल लेवल में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, 3 साल से अनधिक का कारावास दे सकते हैं, 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं। ये 2013 में अमेंड कर दिया गया, पर अभी तक भी सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसको लेकर। हालांकि एज ए ऑर्डर आप देखेंगे तो ये पनिशमेंट बदल चुका है, पर अभी तक सीआरपीसी में नहीं हुआ, तो आप सीआरपीसी के अनुसार ही लिखे। ठीक है, ये 2015 में चेंजिंग कर दिया गया है, पावर्स बढ़ा दी गई है। 50,000 रुपए तक का जुर्माना इंपोज कर सकता है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना चेंजिंग किया है इसकी लेवल को। तो अब आप 10,000 ही लिखे, क्योंकि जहां तक अमेंडमेंट नहीं है जब तक हम इस चीज को मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, सीजेएम की पावर 7 साल तक की लिमिट है। हाँ, जब आप लिखेंगे तो एज इट इज लैंग्वेज लिखें, पर आपको जब याद करने के पर्पज से कंसेप्ट लगाना, सीधा बात देख लो कि मैक्सिमम 7 ईयर तक, तो 7 ईयर उससे लेफ्ट तक। पर जब आप सेक्शन 31 पढ़ेंगे, एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस होंगे, तो ये दुगनी लिमिट तक चले जाते हैं। जैसे इसकी 3 वर्ष तक की लिमिट है, इसको हम 6 वर्ष तक एक्सटेंड कर देंगे। समझाएंगे सेक्शन 31 को, वहां चर्चा कर लेंगे। तो सीजेएम 7 ईयर तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 ईयर, 10,000 फाइन या बोथ तक जा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर और 5,000 का फाइन और बोथ की पनिशमेंट दे सकता है। सीजेएम के पास जो पावर है वही सीएमएम के पास होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो यहां पर पनिशमेंट की पावर दे रखी है, वही पनिशमेंट की पावर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होगी। बात ठीक है? सेक्शन 30 थोड़ा सा डिफरेंस बात कर, क्या कह रहा है सेक्शन 30? सेक्शन 30 कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पर फाइन इंपोज किया गया और उसने फाइन नहीं चुकाया तो क्या करेंगे? तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय यदि किसी पर जुर्माना अधिरोपित करता है और जुर्माना पे करने में वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो जो विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश है वो दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश के लिए अब आपको आईपीसी देखनी पड़ेगी। आईपीसी में लिख रखा है कि 50 रुपए से कम का जुर्माना देने में असफल, 2 मंथ तक का कारावास। 50 से 100 रुपए तक के जुर्माना देने में आप डिफॉल्ट हुए हैं, 4 मंथ तक का कारावास, और अगर 100 रुपए से अधिक था तो 6 मंथ तक का मैक्सिमम कारावास दिया जा सकता है। ऐसा आईपीसी में लिखा हुआ है। हो सकता है कोई बात मैंने जो बोली है वो 19-20 बोलने में हो जाती है, कई बार शब्द मुंह से बोलते हुए अलग निकल जाते हैं, तो आप एक बार चेक कर लिया करें
और इम्प्रूव भी कर दिया करें। कहीं जगह पे आपको ग्रुप में इसलिए ओपन छोड़ा है कि कहीं जगह मेरा अगर बोलने में कोई शब्द मुंह से गलत निकल गया तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अब यहां से एक प्रोविजो लगा देता है कि ये तो बात ठीक है, परंतु वो 29 में मजिस्ट्रेट की पावर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मजिस्ट्रेट की पावर क्या है? मजिस्ट्रेट की पावर होती है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए हमने बांध दिया कि वो 1 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो जो 29 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो यहां तो वैसे भी क्रॉस नहीं कर रही। तो ये प्रोविजो काम करता है। सेकंड प्रोविजो लगाता है, ये कहता है कि अगर आपने किसी को पनिशमेंट भी दी है, मतलब जैसे आपने किसी को कहा कि आपको 3 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है, 3 ईयर का तो आपको इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, ठीक है। साथ में आप पर प्लस 5000 का फाइन लगाया जाता है। और डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे कितना जुर्माना लगेगा, ये सेक्शन 30 का सेकंड प्रोविजो बता कि यदि आपका मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में, मतलब मुख्य दंडादेश तो क्या है, 3 वर्ष तक का इंप्रिजनमेंट, उसके पार्ट के रूप में आप पर फाइन भी इंपोज किया है, तो आप कारावास की जो अवधि है उसका 1/4 से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट देने में सक्षम था। यहां से 2 चीजें होती है, इंटरप्रिटेशन को काम में लोगे। कैसे काम में लोगे कि एक अपराध का ट्रायल था, जैसे मैं यहां पर लिखकर बताता हूं, ऊपर चलते हैं, नीचे तो अभी सेक्शन 31 भी पढ़ाना है। यहां स्पेस आया, एक अपराध था, मैंने देखा कि आपके को थेफ्ट का अपराध, चोरी का अपराध है और मजिस्ट्रेट 3 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकता है। मजिस्ट्रेट 3 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकता है उस अपराध के लिए। 3 ईयर तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने मानो उसका ट्रायल किया, इमेजिन करके चले वो 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है। और यहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आफ्टर ट्रायल उसको केवल और केवल 2 साल तक का पनिशमेंट दिया। या 2 साल की जगह में तो 1 साल कर देता हूं ताकि आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। 1 ईयर का उसने पनिशमेंट दिया और साथ में उसने फाइन लगाया था 5000 रुपए का, 5 के लिख देता हूं, ठीक है, इतना है उसने फाइन लगाया। 3, अब इस प्रोविजो के अनुसार यह कह रहा है प्रोविजो कि मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अगर उसने फाइन इंपोज किया था, तो अगर फाइन देने में वो डिफॉल्ट करता है, 5000 रुपए जमा नहीं कराता है, तो जो मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए, किस अपराध के लिए, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट थेफ्ट के लिए जितना देने में सक्षमता कितनी कि वो कितना दे सकता है, उसकी लिमिट 3 साल तक की थी, तो 3 साल तक दे सकता था और अपराध के लिए भी 3 साल ही है, तो जितना देने में सक्षम था उसका 1/4 तक का पनिशमेंट उसको दिया जाता सकता है डिफॉल्ट ऑफ फाइन में। तो यहां पर क्या होगा अप्लाई कि अगर मान लो कि अपने ट्रायल किया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने थेफ्ट का 3 साल तक थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि आज छोटी मोटी चोरी की थी इसने, 1 साल का पनिशमेंट सफिशिएंट होगा, उसने 1 साल का पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। अब फाइन जमा नहीं कराया तो क्या इसका 1 ईयर का 1/4 करें, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट थेफ्ट के लिए 3 ईयर तक दे सकता था, 3 ईयर का 1/4 किया जाए, इसको लेके कहीं लोगों में कंफ्यूजन है। पर क्लियर है कि ये जो जितना उस अपराध के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता था उसी का 1/4 करना है। कंडीशन चेंज करता हूं, ये तो समझ आ गई होगी। अब मैं कंडीशन बदलता हूं, अब यहां मैं करता हूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा ट्रायल किया गया था, क्या दिक्कत आ गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने ट्रायल किया, 3 ईयर पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर आप चेक करेंगे तो केवल 1 साल तक की ही सजा दे सकता है। अब उसने चोरी के अपराध का, थेफ्ट का ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद उसने उसकी लिमिट के अनुसार उसको लगा कि चोरी तो की है, इसने बढ़िया लेवल की चोरी की है, इसको पनिशमेंट तो देना चाहिए पूरे 3 साल का, पर मेरी लिमिट तो 1 साल ही है,
सेक्शन 29 मुझे 1 साल के लिए ही करता है, उसने 1 साल का ही पनिशमेंट दिया, 1 ईयर का ही, या उसने 1 साल का भी नहीं देकर उसने पनिशमेंट दिया 8 मंथ का, 8 मंथ का पनिशमेंट दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी 1 साल तक की लिमिट थी। अब 1/4 करेंगे तो 1/4 किसका करेंगे, क्या 8 मंथ का करें या 3 ईयर का करें, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 1 साल तक की पावर थी किसकी करें, मतलब उस अपराध के लिए जितनी पनिशमेंट थी उसका 1/4 करना है, या फिर जितनी मजिस्ट्रेट की पावर थी उसका 1/4 करना है, या मजिस्ट्रेट ने जितना उसको पनिशमेंट दिया उसका 1/4 करना है। ये आपको क्लियर कर देगा। मजिस्ट्रेट जितना देने में सक्षम है उस अपराध के लिए लिमिट तो 3 साल की है, पर मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास केवल और केवल 1 साल तक की ही सजा दे सकता है, 1 ईयर तक का ही दे सकता है। तो आपको 1 ईयर का ही 1/4 करना है, भले उसने 8 मंथ की ही सजा दी हो। तो 8 मंथ तो वो सजा भुगतेगा और बदले में 5,000 रुपए डिपॉजिट, जो फाइन था वो डिपॉजिट कराने में डिफॉल्ट हुआ तो उसको 1 साल का 1/4 मतलब 3 मंथ का और पनिशमेंट भुगतना होगा डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां से अब कोई कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 कंप्लीट हो गया और ये जो मुख्य कारावास होगा उसके अलावा 1/4 देगा, वो एडिशनल होगा। जैसे मेन इंप्रिजनमेंट तो 3 ईयर का था और 5,000 का फाइन लगाया था, अगर फाइन पे कर देता तो कोई इशू ही नहीं था, पर वो डिफॉल्ट ऑफ फाइन रहा तो 5 के बदले में उन्होंने 9 मंथ का उस पर और कारावास इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन 9 मंथ आल्सो आपको जेल में बिताने होंगे, इंप्रिजनमेंट का ये टाइम पीरियड उस पर डाल दिया तो 3 साल 9 महीने जेल में रहकर आए। एक ही ट्रायल में एक से अधिक ऑफेंस के लिए अगर कोई कन्विक्ट होता है तो वहां क्या दंडादेश दिया जा सकता है। बात करते हैं 31 की। इंपोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ये पूछने लायक है। कहां पर पूछेगा इसको? मेंस में, कि अगर एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो क्या पनिशमेंट देंगे। तो जब एक ही विचारण में मोर देन 2 ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है और आईपीसी के सेक्शन 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या करता है आईपीसी का सेक्शन 71 कि अगर कोई कार्य है वो एक से अधिक विधियों में अपराध था, पर जैसे पूरे कार्य को मिला दे वो भी अपराध है, उस कार्य को अगर 2 भागों में 3 भागों में तोड़ा जाए वो भी अपराध है। जैसे पेट्रोल खरीदना, बोतल के अंदर पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदना अपराध है, या आप तेजाब रखते हो घर पे वो भी अपराध है। तो तेजाब रखना अपने आप में अपराध हो गया, या पेट्रोल खरीदा वो भी अपराध हो गया। और आपने तेजाब किसी के ऊपर फेंक दिया, एसिड अटैक किया, 326A का ऑफेंस हो गया। या फिर आपने जो पेट्रोल लाए थे वो खुद के ऊपर डाल के खुद को ही आग लगा ली, मतलब आपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, हालांकि आपको बचा लिया गया। मर जाता तो ऑफेंस नहीं होता, सुसाइड का बच गया तो ऑफेंस हो गया, ठीक है। तो यहां से मूल सेक्शन तो क्या है कि आपने सुसाइड किया या आपने 326A का ऑफेंस किया, एसिड अटैक का, पर एसिड रखना भी अपने आप में अपराध है। तो जहां कोई कार्य स्वयं अपराध है उसको पार्ट में दौड़े वो अपराध है, तो उसको सेक्शन 71 आईपीसी के अधीन डील किया जाता है। और वहां पर लिखा हुआ है कि फिर आप उसको मैक्सिमम पनिशमेंट जो मूल अपराध है उसी में देख लो, पार्ट को अलग से डील करने की जरूरत नहीं है, वहां पर जैसा लिखा हो उसके अनुसार उसको डील करें। अभी सेक्शन 31 हम पढ़ रहे हैं कि किसी पर्सन को सिंगल ट्रायल है, उसमें सिंगल पर्सन को 2 या मोर देन 2 ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है और न्यायालय उन सभी के लिए दंडादेश देने में जो भी सक्षम है। किसी अपराध के लिए जो मजिस्ट्रेट जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दंडादेश दे सकता है। इस लाइन को क्लियर करता हूं। जैसे थेफ्ट वाला ही पकड़ लेते हैं, तो इजी काम है कि थेफ्ट है, 3 ईयर था और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने उसका ट्रायल किया
तो वो कितना दे सकता था थेफ्ट का, तो वैसे 3 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है, पर वो 1 ईयर तक का ही दे सकता था। तो यही कह रहा है कि अगर विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय ने उसको कन्विक्शन किया है, तो वहां उन अपराध के लिए जितना भी पनिशमेंट दे रखा है उसमें से जितना वो देने के लिए केपेबल है, वो न्यायालय, वो मजिस्ट्रेट जितना देने के लिए केपेबल है उतना पनिशमेंट दे सकता है, उतना सेंटेंस दे सकता है। खत्म बात। और अगर एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा अपराध के लिए वो मजिस्ट्रेट उसको सजा करता है, पनिशमेंट देता है, तो जब तक वो स्पेशल रिटर्न में नहीं लिखे कि ये एक के बाद एक चलेंगे, जैसे एक पनिशमेंट खत्म होगी उसके बाद दूसरी पनिशमेंट चलेगी, नहीं, जब तक वो ऐसा नहीं लिखे कि ये कनकरेंट चलेंगे, मतलब साथ साथ चलेंगे एक दूसरे के, तब तक ये मान के चलो कि वो पनिशमेंट एक खत्म होने के बाद दूसरी चलेगी। ठीक है, क्लियर है कि मजिस्ट्रेट को अगर वो सारी पनिशमेंट को कनकरेंट में चलाना चाहता है, एक साथ चलाना चाहता है, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि सभी पनिशमेंट एक साथ चलेगी, अन्यथा एक के बाद एक पनिशमेंट चलेगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं सब सेक्शन 2 कि किसी मजिस्ट्रेट की जो पावर है उस पावर को क्या वो एक्सटेंड कर सकता है। एक ही ट्रायल में मोर देन 1 ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करता है तो खुद की पावर को क्या एक्सटेंड कर सकता है। तो कह रहा है कि एक अपराध के लिए जितना देने में सक्षम है। तो जैसे मैं एक ट्रायल लेता हूं कि ये ए नामक व्यक्ति का एक ट्रायल हो रहा है, ठीक है, इसका ट्रायल चल रहा है, किस किस के लिए हो रहा है। यहां से शुरू करते हैं कि उसने 323 किया है, ठीक है, 332 भी किया होगा, 352 भी कर दिया, साथ में उसने कोई महिला थी 354 में भी उसको किया, 4 ऑफेंस मैंने पकड़ लिया। तो कोई मजिस्ट्रेट की पावर है, जैसे किसी मजिस्ट्रेट की पावर 3 ईयर तक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो इस अपराध के लिए भी वो 3 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है जितना बता रखा। मान लो कि इस अपराध के लिए 10 साल है या 3 ही साल था या 5 साल था, तो 5 साल में से मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल, तो इसके लिए भी 3 दे देगा, इसके लिए भी 3 दे देगा, इसके लिए भी 2 दे देगा, इसके लिए 1 दे देगा, जितना उसको ठीक लगता है वो एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा अपराधों के लिए 2 सिद्ध कर सकता है। और जितनी उसकी एक अपराध के लिए पनिशमेंट देने की पावर है उतनी वो सभी अपराधों के लिए दे सकता है, एक ही ट्रायल में जितने भी अपराधों के लिए चार्ज लगाया गया। तो ये सभी अलग अलग चार्ज है और प्रत्येक चार्ज के लिए मजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उतनी तक वो दे सकता है। पर यहां पर प्रोविजो आ जाता है। प्रोविजो कहता है कि मजिस्ट्रेट एक ही ट्रायल में 4 अपराध थे, 5 अपराध थे, सभी के लिए अलग अलग उसकी कैपेसिटी में सेंटेंस दे सकता है, कोई इशू नहीं है, पर 2 प्रोविजो क्रॉस नहीं होने चाहिए। दोनों प्रोविजो के अधीन रहते हुए ही ऐसा करेगा। क्या करेगा कि पहला तो किसी भी हालत में जो आपने 4 अपराधों के लिए 332 का था, 354 का था, 352 का था, इन चारों के लिए जो मिलाकर टोटल पनिशमेंट दिया, 4 से ज्यादा भी हो सकते थे, 5, 6, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये सारा मिलाकर 40 ईयर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो कुल पनिशमेंट 40 ईयर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो पहला स्पीड ब्रेकर ये आ गया मजिस्ट्रेट की पावर में। मजिस्ट्रेट को अभी अनलिमिटेड कर दिया था कि एक ही ट्रायल के अंतर्गत, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास होता तो वो इसमें भी 1 साल देता, इसमें भी 1 साल देता, इसमें भी 1 साल देता, एक भी 1 साल देता, 4 ईयर तक का दे सकता था। कौन होता? जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता, सब में 3-3 देता तो 12 साल तक का दे सकता है। तो पहला बैरियर उन्होंने मजिस्ट्रेट की पावर को रोकने के लिए लगाया कि आप किसी भी मामले में अगर एक ही ट्रायल में कितने भी अपराध हो पर आप 14 ईयर की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो सब किसी भी दशा में एक व्यक्ति को 14 साल से ज्यादा के लिए दंडाधीश नहीं किया जा सकता, एक ही ट्रायल में चाहे एक से ज्यादा अपराध है। ठीक है। दूसरा बैरियर क्या लगाता है कि मजिस्ट्रेट जितना एक अपराध के लिए देने में सक्षम है, कितना सक्षम है, सेक्शन 29 में 3 ईयर बता रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, तो उससे दुगने से अधिक नहीं देगा। तो 2 बैरियर है कि एक पहला बैरियर ये लगा लो आप कि डबल से ज्यादा नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेट की जो 29 में पावर दे रखी है उस 29 की पावर का डबल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। और सेकंड बैरियर लगा लो कि कुल मिलाकर पनिशमेंट 40 ईयर को क्रॉस नहीं करेगा, इसको पार नहीं करेगा।
अब क्या ये सभी पे ये सेक्शन लागू होता है? नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बांध देंगे किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो आपने सेशन को बांध दिया, तो सेशन तो मर गया। सेशन को मान लो कि 2-3 अपराध के लिए ट्रायल करना था, एक में वो चाहता है कि मैं आजीवन कारावास दूं, या उसको लग गया कि 20 साल की सजा देते हैं, और दूसरे में उसने 2-2, 5-5 साल दे दी, तो ये 14 साल वाला बैरियर आके रोक देगा। तो ये कुछ सेलेक्टेड कोर्ट पर ही सेक्शन 31 लागू होता है। जब आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे आप समझ पाएंगे। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पर लागू हो जाएगा, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की 1 साल तक की पावर है, वो मैक्सिमम 2 साल तक ही दे सकता है। 4 अपराध का ट्रायल किया तो चारों में 6-6 महीने मिलाकर तो 2 साल तक दे दे, या एक में 1 साल दे दिया, बाकी में तीनों में 4-4 महीने दे दिया। 2 साल की लिमिट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को क्रॉस नहीं कर सकता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करो तो 3 साल तक की लिमिट है, तो मैक्सिमम 6 साल तक दे सकता है। सीजेएम 7 ईयर की लिमिट है, तो वो 14 ईयर तक जा सकता है। असिस्टेंट सेशन जज पर भी ये लागू होगा कि उसकी 10 साल की लिमिट है, तो वो 20 पर जाएगा ना, तो 20 डबल कितना होता है, 20 तक जाएगा, तो 20 पर जाने से पहले उसको 14 ईयर वाला बैरियर आके रोक देगा कि सॉरी सर आपको रुकना पड़ेगा, 14 साल से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड, सीजेएम असिस्टेंट सेशन जब तक ये सेक्शन 31 लागू होता है, उनके लिए बनाया है कि आप एक ट्रायल में एक से ज्यादा अपराधों का जब कन्विक्शन कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, तो वहां जब आप पनिशमेंट देंगे तो उसको ध्यान रखना। 32, 33, 34 बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा, कोई खास बात नहीं है। कौन किसका पद संभालेगा वो बता रखा है कि अपर सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन होगा, सेशन बता जाएगा। कोई मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन होगा, मतलब सब्सिक्वेंट ऑफिसर कौन होगा, तो सीजेएम बता जाएगा कौन होगा। सेक्शन 36 बात करता है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जहां कहीं भी आके बैठ जाता है जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में, वहां वो पावर का उपयोग करता है। कोई भी प्रॉब्लम बना के यहां से अगर रेलवे स्टेशन पे देता है कि एक पुलिस कमिश्नर है, उसके द्वारा किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और उन इन्वेस्टिगेशन को सीजेएम कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने का, सॉरी एसएचओ पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, वो कहता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने का राइट तो मुझे था, कमिश्नर साहब नहीं कर सकते। तो क्या ये कमिश्नर साहब के द्वारा किया गया इन्वेस्टिगेशन वैध है? तो आपको सेक्शन 36 पर आना पड़ेगा कि पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी की रैंक से कोई भी सुपीरियर पुलिस अधिकारी है, जैसे डीएसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, एडिशनल एसपी आ जाएगा, कमिश्नर आ जाएगा, डीजीपी आ जाएगा, आईजी आ जाएगा, डीआईजी आ जाएगा, सभी ऊपर के जितने भी अधिकारी है वो जिस पुलिस थाने की स्थानीय अधिकारिता में आके खड़े हो गए तो वहां वही पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी हो गया। फिर पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी को सुपीरियर ऑफिसर के अंदर में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ का कोई भी प्रॉब्लम बन के आती है, कंसेप्ट समझ में आ जाए कि सुपीरियर ऑफिसर आकर पुलिस थाने में बैठ गया तो अब वो ही पुलिस थाने का ऑफिसर इंचार्ज है। जनता कम मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, 3 चीजें हैं। सामान्य रूप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी देख लें को कोई व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अथॉराइज है और उसको पकड़ना रहा है या वो पकड़ में आ गया था और वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, वहां पर किसी व्यक्ति की हेल्प मांग सकता है और पब्लिक को वहां हेल्प करने के लिए पब्लिक बाध्य है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने नहीं की हेल्प तो क्या हो सकता है, फिर आप आईपीसी 187 के अंतर्गत पनिशेबल हो जाओगे कि पुलिस ने आपसे सहायता मांगी, पुलिस के आपने आदेश को नहीं माना, 187 में आपको पनिश किया जा सकता है आईपीसी। और कब कि कहीं पे परिशांति भंग होना संभव है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कहीं प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ ए पीस, कि कहीं
पीस का ब्रीच हो सकता है, उसको दबाने के लिए या उसका प्रिवेंशन करने के लिए या सप्रेशन करने के लिए आप किसी पब्लिक की हेल्प मांग सकते हैं कि यहाँ पर अभी पीस डिस्टरबेंस होगी, उसको रोकने के लिए आप हमारी हेल्प करें। तीसरा, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें रेलवे है, केनाल है, टेलीग्राफ है या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, ऐसा कोई इंजरी अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो रेल, तय, नहर, तार और लोक संपत्ति को किसी प्रकार की इंजरी से बचाने का, कोई अगर कोई इंजरी का अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे बचाने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर या न्यायालय हेल्प मांगता है, मजिस्ट्रेट हेल्प मांगता है, तो आपको हेल्प करनी होगी एज ए पब्लिक। ठीक है। क्या पुलिस ऑफिसर से भिन्न व्यक्ति जो किसी वारंट का निष्पादन कर रहा है उसकी भी हेल्प करनी चाहिए? अगर उसके हाथ में वारंट है और वो वारंट दिखा के पब्लिक से हेल्प मांग रहा है कि मेरी हेल्प करो, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है और मैं इधर से दबिश दूंगा, आप उधर से खड़े होकर उसको पकड़ना, तो अगर उसके हाथ में वारंट है और वारंट के निष्पादन में वो कार्य कर रहा है तो एज ए पब्लिक आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। जब वारंट उसके हाथ में हो, वारंट उसके पास में हो और वारंट के निष्पादन में वो कार्य कर रहा हो जब। ठीक है। 39 किसी काम का अपराध नहीं है, छोड़ दें। हालांकि लिफ्ट याद कर सकते हो पर मुझे नहीं लगता यहां से अपराध बनेगा। 40 नहीं, सेक्शन 41 आज जो भी पढ़ाया ना उसमें या तो सेक्शन 31 बनता है और सेक्शन 41 तो आप इसको जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लो। यहां से अगर सीआरपीसी के मैं अगर टॉप 10 क्वेश्चन छांटने बैठूं कि सीआरपीसी में से अगर आप कहें सर कौन से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सेक्शन 41 मेरी चॉइस होगी कि सेक्शन 41 को सबसे पहले पूछा जाएगा कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 10 चीजें बता रखी है यहां पर। कितनी चीज पॉइंट बता रखी है? 10 पॉइंट। एक एक शब्दों में लिख लो कि किन 10 पॉइंटों पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कि आप पुलिस ऑफिसर उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हो, पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। 7 वर्ष से कम का अपराध किया है तो वहां कुछ कंडीशन है कि पुलिस को या तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है जिसके आधार पर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, या कहीं पर सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है, कोई रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है, तो वहां अपराध कॉग्निजेबल है साथ में, या 7 वर्ष से कम के द्वारा ट्राइबल है। इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया तो ये कोई अन्य अपराध, अन्य ऑफेंस कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन को, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकता है, या एविडेंस को डिसअपीयर कर सकता है, या किसी व्यक्ति को थ्रेट दे सकता है, प्रॉमिस दे सकता है कि वो किसी प्रकार का एविडेंस नहीं करे, नहीं दे। पॉइंट पढ़ लेना आप, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं आपको बोल के समझा ही रहा हूं चीजों को। आप, मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, और कोई प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है तो देन मुझे लगता है आपको जेकिल्स जाना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, आराम से वहां पर फीस दीजिए। अच्छी इंस्टीट्यूट मानता हूं मैं जेकिल्स और केडी चारण को, हालांकि फीस बहुत ज्यादा है, वो कम में भी कर सकते हैं, पर ब्रांड का नाम पे चीजें हो रही है। ठीक है, चल रहा है जो भी, ठीक है, मेहनत है, मांग रहे हैं, ठीक है, आपको सूटेबल होता है आप जाइए, कोई इशू नहीं। तो ये सारी कंडीशन है और उसको लगता है कि उसकी प्रेजेंस, उसको अरेस्ट करने से ही कोर्ट में उसकी प्रेजेंस कंफर्म की जा सकती है, तो इंश्योर की जा सकती है, उस अवस्था में उसको अरेस्ट कर सकता है। पर 7 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट के द्वारा, वो ऑफेंस में 7 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट है, तो वहां तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये आप तत्काल प्रोसीजर करें। अब ये जो प्रोविजन लागू किए थे 41 का 1 का जो बी वाला पॉइंट है, ये लागू किया था जो 7 ईयर से कम वाले में, ये 5 कंडीशन दे रखे कि क्या एविडेंस टेम्परिंग कर रहा है, क्या अदर ऑफेंस कर सकता है, या किसी को थ्रेट दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि आप एविडेंस ना दे। ये जोगिंदर सिंह
वर्सेज यूपी राज्य या जोगिंदर कुमार वर्सेज यूपी राज्य के केस की गाइडलाइन के आधार पर 41B जोड़ा गया था। तो जब आप 41 लिख रहे हो तो यहाँ आप रेफर कर सकते हो कि जो ये चीजें ऐड की गई थी 41 का 1 का बी वाला पॉइंट, तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेज यूपी स्टेट के जजमेंट में जो इंस्ट्रक्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पर ये ऐड किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 7 ईयर से कम के पनिशमेंट के ऑफेंस के लिए है तो उसको आप इन कंडीशन को देखकर ही अरेस्ट करें, अन्यथा बिना अरेस्ट करे भी आप 41 का नोटिस दे सकते हो, 41A का नोटिस। ठीक है, 7 ईयर से ज्यादा है तो आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर लें। कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड अपेंडर है, मतलब उद्घोषित अपराधी है, सेक्शन 82 का 4 में उसको प्रोक्लेम्ड अपेंडर घोषित करते हैं, विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर लें। फिर आप किसी व्यक्ति ने के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी फाउंड हुई है जो किसी ऑफेंस से रिलेटेड है या उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया गया है, तो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कोई पुलिस अधिकारी जब उसकी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था या उसकी ड्यूटी का एग्जीक्यूशन कर रहा था, तब आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे, या आप जब वो उसने लीगली आपकी कस्टडी ली तो आपने उस कस्टडी को लेने से रोका, अटेम्प्ट किया या एस्केप करके भाग गए लीगल लॉफुल कस्टडी में, तो विदाउट वारंट अरेस्ट किए जा सकते हैं। आप किसी आर्म फोर्स के मेंबर हैं और आप ऐसे आर्म फोर्स से डिजर्टर हैं, वहां से आपको भगोड़ा घोषित कर दिया, आप विदाउट सूचना भाग के आगे, वहां आपको क्या किया जा सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। आपने किसी देश में कोई ऑफेंस किया और वहां पर एक लॉ चलता है जिसको हम कहते हैं, हिंदी में प्रत्यर्पण विधि कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे एक दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट होता है कि आपका अपराधी हमारे पास पकड़ में आएगा, हम भेज देंगे। जैसे हम लेके आए थे मदिरा बेदी का नहीं था, क्या एक डॉन था अब्बू सलेम को लेके आए हमने, प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत पुर्तगाल से लेकर आए। पुर्तगाल के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपके अपराधी कोई, अब आपका कोई ऑफेंडर है आपके यहाँ अपराध करके हमारे यहाँ भाग आया, हम पहुंचा देंगे। हमारा कोई अपराधी हमारे यहाँ कोई अपराध करके आपके पास भाग जाता है, पकड़ में आता है, आप हमारे पास पहुंचा दे। तो जो प्रत्यर्पण संधि है उसके अंतर्गत एक दूसरे को कोई ऑफेंडर है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर देंगे। सेक्शन 356 में जब आपका पूरा सजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आपको 5 साल तक सूचना देनी होती है आपके रेजिडेंस की। अगर आपने ऐसे रेजिडेंस की सूचना देने में 5 साल तक की देनी है ना, हो सकता है 2 साल हो, मुझे 5 साल का कंफर्मेशन है, पर हो सकता है 2 साल भी, आप चेक कर लेना। तो ऐसी सूचना देने में आपने ओमिशन किया है तो वहां, या फिर पुलिस कोई अदर पुलिस ऑफिसर ने ओरली या लिखित में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आप बोला है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके लिए वारंट जरूरी है। एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, कब, सेक्शन 42 में पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया, नाम पता पूछा और जो नाम पता बताया वो गलत था, या जो इंफॉर्मेशन दी उस पर पुलिस अधिकारी को विश्वास नहीं था, उसको लग रहा था, तो वो जब तक नाम पता और उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं कर देता वहां तक उसको अरेस्ट रखा जा सकता। अन्यथा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट अलाउड नहीं। 41A में कल शुरू करूंगा क्योंकि अब काफी लंबी क्लास हो गई है। कल हम 41A से लेकर और डील करेंगे 90 तक का, सेक्शन 90 तक को डील करेंगे, ठीक है, जिसमें 41A से लेकर और 59 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई मेंस का क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, उसको डील करेंगे। थैंक यू सो मच। आज वाईफाई में कोई इशू आ गया था, जियो फाइबर लगा हुआ था, शायद उसका कोई रिसीवर में कोई पानी चला गया तो मेरा जियो फाइबर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने लाइव क्लास नहीं ली, रिकॉर्डेड क्लास थी ये, और कल से मैं उसको रिपेयर करवा के वापस ऑन करूंगा। लाइव क्लासें लूंगा मैं मेंस की। मैं गूगल मीट में इसलिए नहीं लेना चाहता कि वहां हम टॉपिक से भटक जाते हैं, सामने वाला कोई चीज पूछेगा फिर हम वो मेन टॉपिक चला जाता है। किसी एक की समस्या में 30-40 बच्चे एक्स्ट्रा डिस्टर्ब होते हैं, और 200 बच्चे पर मुझे पता है कि क्लास 30-40 ही पढ़ेंगे, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता किसी से। कोई पढ़िए नहीं पढ़ना है जाइए,
ठीक है, वो मैं इतना ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना बेटा। आप डीके बसु का केस पढ़े कर आए, क्योंकि वहां अरेस्ट के मामले में जो गाइडलाइन दी गई थी वो अमेंडमेंट के द्वारा 2005-8 में जोड़ी गई, तो उसको आप डीके बसु के केस को पढ़ के आए। अरेस्ट कौन कर सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पुलिस अधिकारी भी अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। तो कुछ चीजों पे कल हम अच्छा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल समय मुझे दिया। कल से मैं पर डे 5 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट लागू कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप आंसर सेल्फ तैयार करें। कहीं कोई दिक्कत आती है मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। टेस्ट सीरीज का प्लान रात तक आ जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत कम शुल्क में, नगण्य शुल्क होगा। मेरी तरफ से प्रयास है कि एक व्यक्ति जिसने प्री में टेस्ट सीरीज लियो 1000 रुपए की और मेंस में भी शायद 1100 से ज्यादा का कॉस्ट ना रखें, तो 2000-2500 में कोई व्यक्ति प्रॉपर मेहनत कर रहा है और मैं उसको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं और वो आरजेएस बन जाए 2000 के शुल्क में। वो कहे कि मैं 2000 में आरजेएस बना, और अभी भी कोई ऐसी जगह उपलब्ध है जहां 2000 में भी आरजेएस बना जा सकता है। और कोई व्यक्ति वाकई में अगर उसको लगता है कि वो अन्यथा असमर्थ है फीस पे करने में 1000 रुपए भी, आप डायरेक्ट सूचित कर दें, मैं उसको भी रिलीफ दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं वापस।